नमस्कार छात्रों। आज बीए पाठ प्रथम पेपर प्रथम राजनीति विज्ञान के मूल आधार का जो अगला टॉपिक है सरकार के अंग का जो पहला महत्वपूर्ण जो अंग था व्यवस्थापिका के बारे में इससे पहले अपन ने अध्ययन किया था। आज इसका दूसरा महत्वपूर्ण अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका सरकार का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसका जो मुख्य कार्य है वो है व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना तथा देश का शासन चलाना। कार्यपालिका ही देश का शासन चलाती है। इस कारण बोलचाल की भाषा में इसको सरकार कहा जाता है। गिलक्रिस्ट के शब्दों में कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन का यंत्र घूमता है। शासन के इस विभाग का महत्व प्राचीन से अत्यधिक रहा है। निरंकुश शासन के काल में सरकार की समस्त शक्तियां कार्यपालिका में निहित रहती थी, लेकिन आजकल सरकार के तीनों अंगों में कार्यों का विभाजन हो गया है। फिर भी कार्यपालिका की महत्ता व्यवहार में सिद्धांत से कहीं अधिक है। व्यवहार में पूर्ण शासन तंत्र के लिए कार्यपालिका ही उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों को कार्यपालिका ही प्रस्तावित करती है। वार्षिक बजट का निर्माण मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है और न्याय की व्यवस्था का अंतिम उत्तरदायित्व भी कार्यपालिका पर ही रहता है। तो कार्यपालिका का अर्थ दो रूपों में लिया जाता है, व्यापक अर्थ में और एक संकुचित अर्थ में। व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत शासन के सबसे बड़े पदाधिकारी से लेकर छोटे से छोटा कर्मचारी तक आ जाता है। गार्नर ने लिखा है कि विस्तृत एवं सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका अंग में उन सब कार्यकर्ताओं तथा संस्थाओं के समूह सम्मिलित हैं जो राज्य की उस इच्छा को क्रियान्वित करते हैं जो कानून के रूप में निर्मित तथा व्यक्त की जाती है। और संकुचित अर्थ में कार्यपालिका से तात्पर्य कार्यपालिका के प्रधान तथा मंत्रिमंडल से ही होता है। संविधान में कार्यपालिका शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता है। ये थे कार्यपालिका का अर्थ। अब कार्यपालिका के प्रकार। भिन्न भिन्न देशों में कार्यपालिका के स्वरूप के आधार पर इसके निम्नलिखित प्रकार कहे जा सकते हैं। पहला है नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका उसको कहते हैं जिसके नाम पर सारे देश का शासन चलाया जाता है, परंतु जो शासन स्वयं नहीं चलाता, यह एक ऐसा अधिकारी होता है जिसमें समस्त अधिकार वास्तविक न होकर नामात्र के अथवा दिखावे के होते हैं। संविधान द्वारा समस्त प्रशासनिक शक्तियां इस पदाधिकारी को सौंपी जाती हैं, लेकिन इनका प्रयोग वह सविवेक से नहीं कर सकता। इसका उदाहरण भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का सम्राट ऐसी कार्यपालिका के उदाहरण हैं। संविधान द्वारा सौंपी गई शक्तियों का वास्तविक प्रयोग जिन पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है वही वास्तविक कार्यपालिका कहलाते हैं। जैसे संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल, नाम मात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका का भेद संसदात्मक शासन प्रणाली में पाया जाता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद नहीं पाया जाता, क्योंकि उसमें संविधान की समस्त शक्तियों का प्रयोग वैधानिक व व्यवहारिक दोनों रूपों में राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। दूसरी है एकल व बहुल कार्यपालिका। कार्यपालिका का प्रथम भेद यदि संवैधानिक शक्ति के आधार पर किया गया है तो दूसरा भेद संगठन के आधार पर किया गया है। जहां कार्यपालिका की समस्त शक्तियां एक प्रधान के हाथों में होती है और संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए वही व्यक्ति उत्तरदायी होता है, जहां एकल कार्यपालिका पाई जाती है। इसमें इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, अमेरिका इत्यादि एकल कार्यपालिका के उदाहरण हैं। बहुल कार्यपालिका में संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग किसी एक व्यक्ति द्वारा न होकर व्यक्तियों के एक समूह द्वारा होता है, जैसा कि स्विट्जरलैंड। यह कार्यपालिका शक्ति संघीय परिषद के साथ सदस्यों में निहित है।
पूर्व में सोवियत रूस के प्रेसिडियम भी बहुत बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। स्टालिन ने इसे सामूहिक राष्ट्रपति की संज्ञा भी दी है। यद्यपि बहुल कार्यपालिका की अनेक विशेषताएं हैं, परंतु फिर भी व्यवहारिकता की दृष्टि से वर्तमान समय में यह अधिक सफल नहीं हो पाई है। तीसरी है संसदीय व अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका वह है जिसका निर्माण संसद द्वारा होता है। इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अपूर्व गठबंधन रहता है। इसे मंत्रिमंडल कार्यपालिका भी कहते हैं, क्योंकि यही इस व्यवस्था में मंत्रिमंडल ही देश का वास्तविक शासक होता है। मंत्रियों के सभी सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और प्रत्येक कार्य के लिए वे प्रतिनिधि सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को पद से हटाया जा सकता है। इस पद्धति में एक संवैधानिक प्रधान भी होता है, जिसमें नाम पर वास्तविक कार्यपालिका ही संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करती है। इंग्लैंड व भारत में इसी प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका उसे कहते हैं जो व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग रहती है। संविधान द्वारा दोनों में शक्तियों का बंटवारा रहता है और दोनों ही एक दूसरे के कार्य में प्राय हस्तक्षेप नहीं करती है। इस प्रकार की कार्यपालिका में राज्य की वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष में निहित होती हैं और वह अपने मंत्रियों की सहायता से शासन का संचालन करता है। मंत्री अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यवस्थापिका के प्रति नहीं। व्यवस्थापिका में अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति अपने कार्य के लिए संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि व्यवस्थापिका के प्रति। और अमेरिका में कार्यपालिका अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का उदाहरण है। चौथा, पैतृक व निर्वाचन कार्यपालिका। पैतृक कार्यपालिका उसे कहते हैं जहां राजा की मृत्यु के बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र अथवा उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठता है। यह कार्यपालिका किसमें पाई जाती है? राजतंत्र में। इंग्लैंड, जापान, नेपाल आदि देशों में पैतृक कार्यपालिका पाई जाती है। इसके विपरीत जहां कार्यपालिका जनता अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा चुनी जाती है, उसे निर्वाचित कार्यपालिका कहते हैं। भारत, अमेरिका आदि देशों में निर्वाचित कार्यपालिका है। और पांचवा प्रकार है राजनीतिक एवं स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका का गठन निर्वाचन एवं दलीय आधार पर होता है तथा इसका कार्यकाल निर्वाचन पर आधारित होने के कारण अस्थायी होता है। भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद राजनीतिक कार्यपालिका के उदाहरण है। और स्थायी कार्यपालिका का तात्पर्य प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी जिसमें नौकरशाही से है, जिनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है तथा वे अपने पद व सेवानिवृत्ति की आयु तक बने रहते हैं। यह राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष तथा तटस्थ रहकर कार्य करते हैं और इनका मुख्य कार्य राजनीतिक कार्यपालिका को सहयोग देने एवं उनके द्वारा निर्मित नीतियों को लागू करना होता है। तो ये थी कार्यपालिका के प्रकार। अब कार्यपालिका की शक्तियां। कार्यपालिका की शक्तियां क्या क्या हैं? कार्यपालिका का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करना है, लेकिन आज के लोकतांत्रिक जन कल्याणकारी राज्य में राज्य के कार्य अत्यधिक बढ़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यपालिका के कार्यों में भी वृद्धि हो गई है। लिप्सन ने लिखा है कि राज्य के कार्यों में प्रत्येक वृद्धि ने कार्यपालिका के कार्यों में शक्ति में वृद्धि कर दी है। वर्तमान समय में कार्यपालिका निम्नलिखित कार्य करती है। कौन कौन सा? पहला कार्य प्रशासनिक कार्य।